तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना दोस्त, मेरा नाम है निशु और आप देख रहे हैं स्टडी विद निशु। तो हमारा जो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी उसमें हमने मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों को पढ़ा था और विदेशी आक्रमणों में एक जाति बच गई थी जिसको हम क्या कहते हैं, जो एक जाति बची थी उसको क्या कौन सा था, जो कुषाण वंश में था। क्या कुषाण वंश ये रह गया था। क्या रह गया था? कुषाण वंश। तो जब हम कुषाण वंश की बात करते हैं तो ये कुषाण वंश क्या है? ये जो विदेशी आक्रमण में है, विदेशी आक्रमण में एक प्रमुख जाति थी। विदेशी आक्रमण में एक प्रमुख जाति थी। विदेशी आक्रमण में क्या थी? एक प्रमुख जाति थी। इन्हीं को क्या कहा जाता था? इन्हीं को कहते थे क्या? तोखिली। इन्हीं को कहते थे तोखिली और सूची। इन्हीं को कहते थे क्या? तोखिली और सूची। इन्हीं को क्या कहते थे? तोखिली और सूची। क्या? तोखिली और सूची। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पांच संगठनों के माध्यम से अपने वंश की स्थापना किसकी? पांच संगठनों के माध्यम से। किसके? पांच संगठनों के माध्यम से अपना वंश स्थापित किया। क्या? अपना वंश स्थापित किया। और इन लोग कहाँ से आए थे? तो अगर हम बात करें इनके आने की तो ये कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। कहाँ से आए थे? ये चीन से आए थे। कहाँ से आए थे? तो चीन से आए थे। तो विदेशी आक्रमण में अगर हम बात करें तो ये कुषाण वंश विदेशी आक्रमण की प्रमुख जाति थी और ये कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। इनको तोखली सूची कहा जाता था। पांच संगठनों के माध्यम से इन्होंने मिलाकर अपने वंश की स्थापना की। इनका जो शासक की अगर हम बात करें, किसकी अगर हम बात करें शासक, तो शासक कौन था? कुजुल था। क्या नाम था इनके भाई शासक का? इनके शासक का नाम क्या था? कुजुल कार्डफिश। क्या नाम था? कुजुल कार्डफिश इनके शासक का नाम था। इनके शासक का नाम था। तो अगर किसकी बात करें हम कुजुल कार्डफिश की, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसने सिक्के चलवाए। सबसे पहले इसने सिक्के चलवाए। तो काय के सिक्के चलवाए थे भाई? तांबे के सिक्के चलवाए। किसके? तांबे के सिक्के चलवाए। और उस तांबे के सिक्कों में क्या है? उस तांबों के सिक्कों में क्या है? स्वयं की और जो हार्मियस है पार्थियन का जो लास्ट शासक था उसकी क्या है? आकृति उन सिक्कों पर अंकित करवाई। आकृति क्या है? अंकित करवाई। कुजुल ने क्या किया? सिक्के चलवाए। किसके? तांबे के। और उस तांबे के सिक्कों पर किसके? हार्मियस एक तरफ और एक तरफ स्वयं की क्या है? छवि उन सिक्कों पर क्या है? अंकित करवाई। अब वहीं हम इसकी आगे की बात करें तो इसका जो बाद वाला शासन है, इसका बेटा किसका? कुजुल का। तो कुजुल का जो बेटा है, इसकी हम बात करें, किसका? जो कुजुल का जो पुत्र है वो क्या है? भीम कार्डफिश। क्या है? भीम कार्डफिश की अगर हम बात करें, किसकी? भीम कार्डफिश की। किसका पुत्र है? कोजुल का पुत्र है। किसका पुत्र है? कोजुल का
पुत्र है कौन, भीम कार्डफिश। तो भीम कार्डफिश की अगर हम बात करें, इसने भी क्या है, सिक्के चलवाए। इसने भी क्या है सिक्के चलवाए। इसने भी क्या है भाई, इसने भी सिक्के चलवाए। तो किस इसके भाई, तांबे के भी चलवाए प्लस स्वर्ण के भी चलवाए। किसके, तांबे के भी चलवाए और किसके चलवाए, तांबे के भी चलवाए और किसके, स्वर्ण के भी चलवाए। किसके चलवाए, तांबे के भी चलवाए और किसके, तांबे के भी चलवाए और स्वर्ण के भी चलवाए। अगर हम बात करें तो इसने एक तरफ क्या है, इस एक तरफ के सिक्कों में इसने क्या करवाया, खरोष्टी लिपि। क्या है, खरोष्टी लिपि। क्या है, खरोष्टी लिपि। सिक्कों पर क्या है, खरोष्टी लिपि का उन्होंने छपाया। और वहीं दूसरी ओर क्या है कि शैव नंदी। क्या है, शैव नंदी की आकृति को भी अंकित कराया। क्या, शिव और नंदी की आकृति को भी अंकित कराया। क्या है, अंकित कराया। शिव और नंदी की आकृति को भी अंकित कराया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भीम कार्डफिश है वो क्या है, शैव धर्म को मानता था। इससे हमें यह ज्ञात होता है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है, तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो भीम कार्डफिश है वह शैव धर्म को मानता था। किसको, शैव धर्म को मानता था। इससे से यह साबित होता है कि जो भीम कार्डफिश है वो शैव धर्म को मानता था। और वही हम अगला हम बात करते हैं किसकी, कि जो कुषाण वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ। तो अब बने रहिए, कुषाण वंश में सबसे जो महान शासक है वो कौन हुआ, वो हम बात करते हैं आगे। तो कुषाण वंश में सबसे, देखो जो भी वंश होगा इसी में हम बात करते हैं किसकी, राजा कनिष्क की। किसकी, राजा कनिष्क की। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें राजा हम किसकी बात करें, राजा कनिष्क की हम बात करें। किसकी बात करें, राजा कनिष्क की बात करें। किसकी बात करें, राजा कनिष्क की। किसकी हम बात करें, राजा कनिष्क की। तो भाई कोई भी जो राजा है, कोई भी हम यहाँ हम बात करें कुषाण वंश, राजा कनिष्क राजा, ऐसा लिख लो, या राजा कनिष्क। तो अगर हम बात करें कि जो राजा होगा या तो योग होगा या अयोग होगा, या तो योग होगा या तो अयोग होगा या योग होगा, यही ना पढ़ते हैं। या तो वो राजा है, जो राजा है या तो योग होगा या अयोग होगा। या पर हम दूसरी टर्म में हम बात करें, महान शासक होगा, महान शासक, या कैसा रहेगा, दुर्बल शासक। एक राजा की यही ना विशेषता होती है। तो अगर हम बात करें किसकी, और पराक्रमी भी बोल सकते हैं हम, पराक्रम, बहादुर, और एक तरफ क्या है, कमजोर, यही ना राजा की विशेषता हो सकती है कि भाई एक हो सकता है योग हो, अयोग हो, महान शासक हो, दुर्बल शासक हो, परम, या इसको कहते हैं हम क्या, बहादुर, और एक कहते हैं कमजोर। तो राजा की क्वालिटी में यही ना होती है। तो जो हमारा राजा था क्या, कनिष्क, वो क्या था, यहाँ लिख लो अयोग, इसकी विशेषता ज्यादा जा रही है, इसमें लिख लो योग। तो योग, तो जो हमारा जो कनिष्क है वो कैसा था, योग, महान और बहादुर शासक था। एक महान, तो कनिष्क की अगर हम बात करें तो जो हमारे कनिष्क थे वो कैसे थे, एक महान शासक था और बहादुर शासक था और योग्य शासक था। महान शासक था और योग्य शासक था। तो अगर हम बात करें इसके बाद, किसके बाद, ये राजा होगा
तो राजा होगा, तो राजा होगा, तो राजा तो होगा भाई, राजा होगा, तो राजा होगा, राजा होने के बाद क्या है, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा की राजधानी ना हो, राजा की राजधानी ना हो। तो भाई इसने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई, तो इसने अपनी राजधानी दो जगह बनाई। कहाँ कहाँ बनाई, एक पेशावर और दूसरा मथुरा। एक कहाँ बनाई अपनी राजधानी, एक राजधानी बनाई अपनी कहाँ पर, पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई अपनी, मथुरा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। कनिष्क एक योग्य, एक महान, एक बहादुर शासक हुआ था और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, पेशावर और मथुरा में बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी, पेशावर और मथुरा में। अगर हम बात करें फिर राजाओं की, तो राजा के बाद क्या होता है कि भैया युद्ध। राजा युद्ध बिना रह ही नहीं सकता। युद्ध 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 हो गया वो, युद्ध युद्ध और आक्रमण। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़े ना और आक्रमण करे ना, या इसके ऊपर क्या है, आक्रमण होना। तो अगर हम बात करें कि भाई आक्रमण की, तो कनिष्क ने क्या हो गया, कनिष्क ने पाटलिपुत्री पर क्या किया, आक्रमण किया। क्या किया, पाटलिपुत्री या पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। तो आक्रमण में भाई अब आप सब समझदार हो कि जब कभी किसी देश पर या किसी देश पर आक्रमण होता है तो क्या होता है। सपोज कि आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वहां की जितनी धन संपदा है वो उसी की होती है ना। आपने देखा होगा मोहम्मद गजनी आया यहाँ से, मतलब मंदिरों को लूट के गया, तो आक्रमण करने के बाद अब कुछ नहीं बचता शेष, तो जो संपत्ति है वो लूट कर चले जाते हैं और जो लोग बचते हैं वो उनके अधीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अधीन। तो अधीन हो जाते हैं। अगर हम बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क ने क्या किया, पाटलिपुत्री पर क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ भैया, आक्रमण करने के बाद क्या है कि जो बौद्ध भिक्षुक थे और जो बौद्ध पात्र मिला उनको, वहां से क्या मिला, बौद्ध पात्र मिला। और जो बौद्ध भिक्षुक थे अश्व घोष उनको मिल गए। अश्व घोष उनको मिल गए। तो यहां तक आपको समझ में आया कि राजा कनिष्क है। तो राजा कनिष्क कैसा था, एक योग्य था, एक महान था, एक बहादुर शासक था। और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पेशेवर और मथुरा में। उसके बाद उसने युद्ध आक्रमण किया कहाँ पर, पाटलिपुत्री पर। तो पाटलिपुत्री पर आक्रमण करने के बाद उनको बौद्ध पात्र मिला और बौद्ध पात्र के बाद उन्होंने क्या है, जो बौद्ध भिक्षु थे अश्वघोष उनको मिले और वो क्या है, उन्होंने अपने अधीन कर लिया, उन्होंने रख लिया उनको अपने दरबार में। यहां तक का सफर आपको समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात किसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे, एक पुस्तक है रजत रंगड़ी। क्या है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, रजत रंगड़ी। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, रजत रंगड़ी। क्या है, एक पुस्तक है उसका नाम क्या है, रजत रंगड़ी। क्या है, रजत रंगड़ी। क्या है, रजत, क्या नाम है पुस्तक का, रजत क्या नाम है पुस्तक का भाई, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, रजत रंगड़ी। पुस्तक का नाम क्या है, रजत रंगड़ी। तो इस पुस्तक से क्या है, इस पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है, तो इस पुस्तक से क्या मिलता है, इस पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है, इस पुस्तक से जानकारी मिलती है किसके, महाराज जो कनिष्क है उसके कश्मीर में एक नगर बसाया। क्या हुआ भैया, इस रजत रंगड़ी से
रजतरंगणी से क्या मिलता है कि भाई उन्होंने एक क्या है, कश्मीर में क्या है, कश्मीर में एक नगर बसाया कश्मीर को जीतकर। कश्मीर कश्मीर एक नगर बसाया किसको, कश्मीर को जीतकर। किसको, कश्मीर को जीतकर एक नगर बसाया। उसके बाद की अगर हम बात करें कि भैया, इसके बाद हम बात क्या करें, फिर उन्होंने क्या है, चीन पर हमला किया। क्या है, फिर अगर हम बात करें कि क्या हुआ, इसके बाद की अगर हम बात करें कि जो चीन है, चीन पर आक्रमण किया। तो चीन पर आक्रमण किया, क्या हुआ, चीन पर आक्रमण। तो एक बार क्या हुआ, एक बार पराजय हो गई, एक बार पराजय और एक बार जीत इनको मिल गई। चीन पर जब उन्होंने आक्रमण किया था तो एक बार उनको पराजय मिली और एक बार उनको जीत मिली। एक बार पराजय हुआ और एक बार क्या है, उनको जीत मिल गई। एक बार क्या है, एक बार पराजित हुआ और एक बार उनको जीत मिल गई। एक बार उनको पराजय हुआ और एक बार उनको जीत मिल गई। और इन्हीं के समय में क्या है, चौथी बौद्ध संगति हुई। क्या हुई, इन्हीं के समय क्या हुआ, कनिष्क राजा के समय चौथी बौद्ध संगति हुई। क्या हुई, चौथी बौद्ध संगति हुई। चौथी बौद्ध संगति, इनके अध्यक्ष, अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें तो एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वासुमित्र कौन से, इनके अध्यक्ष थे वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन होंगे, कोई बताएगा क्या, उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो अश्वघोष इनके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष हैं वो उनके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या है, इनके उपाध्यक्ष हैं, है ना। अश्वघोष उनके, ये हो गया अध्यक्ष, ये हो गया उपाध्यक्ष। कौन, अश्वघोष। अगर हम इन्हीं के काल में जो बौद्ध हैं वो दो शाखाओं में बढ़ गए थे। कौन कौन सी दो शाखाओं में, एक को बोलते थे हम हीनयान, और दूसरे को क्या बोलते हैं, महायान। पहले को बोलते हैं हीनयान और दूसरे को बोलते हैं महायान। तो जो हमारे कनिष्क था वो किसका अनुयायी था, वो महायान का अनुयायी था। कौन, कनिष्क। जो कनिष्क है वो किसका अनुयायी है, वो जो कनिष्क है वो किसका अनुयायी है, वो राजा कनिष्क है वो किसका अनुयायी है, वो हीनयान का, जो महायान है उसका अनुयायी है। अगर हम बात करें फिर लास्ट में इसको रफ कर देता हूँ, इसको अपन रफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। अगर हम बात करें इसी के काल में, तो इसी के काल में अगर हम बात करें तो जो इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो हमने बात करी इनके काल में कौन कौन से विद्वान हुए हैं। तो इनके काल में कौन कौन से विद्वान हुए हैं, तो अगर हम विद्वान की अगर हम बात करें तो अश्वमेघ हैं, और जो अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे, वो इनके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें इन्हीं के दरबार में क्या था, चिकित्सक है, या फिर इसी को हम कहें डॉक्टर। तो डॉक्टर अगर कौन था, तो चरक इनका नाम था। इनके दरबार में कौन था, वो डॉक्टर या चिकित्सक। तो चरक ने एक पुस्तक लिखी है, क्या है, चरक ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है, चरक संहिता। क्या है, चरक संहिता। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगर हम बात करें किसकी, कि भैया अब हम इनकी बात करें किसकी, कि
ये भी तो सिक्के चलवाएगा, ये भी तो, हम इसके प्रभाव देख लें पहले कि प्रभाव, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक रखा। तो प्रभाव की अगर हम बात करें, तो प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव में मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया। यहां हम बात करें ईरान, तो पूरा मध्य एशिया इसके प्रभाव में था। ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान, क्या क्या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का पूरा पूरा इलाका इसके प्रभाव में था, 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 किसके, इसके प्रभाव में था। अगर हम बात करें किसके, सिक्कों के, किसके, सिक्कों के, तो सिक्कों की अगर हम बात करें, सिक्कों, इसने भी सिक्के चलवाए, सिक्के, तो सिक्के चलवाए, तो सिक्के किस किस के चलवाए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, तो सिक्के किसके, तांबे और स्वर्ण के, तांबे किस किस के चलवाए, तांबे के और स्वर्ण के, सिक्के किस किस के चलवाए थे, तांबे और स्वर्ण के, किसके, तांबे के और स्वर्ण के, तांबे के और स्वर्ण के। तो अगर हम बात करें उन पर भाषा कौन सी थी, तो भाषा, भाषा ईरानी, हम बात करें किसकी, भाषा की, तो ईरानी हो जाएगी, है ना। भाषा कौन कौन सी हो जाएगी, क्या कौन कौन सी हो जाएगी, ईरानी हो जाएगी और यूनानी हो जाएगी। क्या भाषा कौन कौन सी, ईरानी और यूनानी, कौन कौन सी, ईरानी और यूनानी, इनकी जो भाषा है वो हो जाएगी, कौन कौन सी भाषा हो जाएगी, ईरानी और, ईरानी और कौन कौन सी हो जाएगी इनकी भाषा, ईरानी और यूनानी इनकी भाषा हो जाएगी। तो हम बात करें कि भाई इन्होंने अपने सिक्कों पर कौन कौन सी आकृति को दर्शाया था, तो इनकी अगर हम बात करें तो सिक्कों पर इन्होंने क्या है, सिक्कों पर इन्होंने पार्थियन, सिक्कों पर इन्होंने सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी, पार्थियन, पार्थियन, यूनानी, पार्थियन, यूनानी, पार्थियन, यूनानी, पार्थियन, किसकी हम बात करें कि भाई पार्थियन और यो यूनानी और भारतीयों, पार्थियन और यूनानी भारतीय देवी देवताओं, भारतीय देवी देवताओं की आकृति अंकित करवाई, क्या है, अंकित करवाई, अंकित करवाई। सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृति करवाई। अगर हम बात करें दूसरी ओर की, भाई जो एक कुछ शिलाओं में क्या है, कुछ शैली में अगर हम बात करें, कुछ शैली में जो सिक्के हैं उन पर एक तरफ खड़े और एक तरफ बैठे महात्मा बौद्ध की आकृति को अंकित करवाया, क्या करवाया, बौद्ध की आकृति को अंकित करवाया, क्या करवाया, अंकित करवाया। कुछ शैली ऐसी हैं जिन पर क्या है, सिक्कों पर एक तरफ खड़े हुए और एक तरफ बैठे हुए महात्मा बौद्ध की आकृति को अंकित करवाया। और एक जो धर्म है, एक जो धर्म है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, महाविभाषा जो एक धर्म है, क्या है, एक धर्म है महाविभाषा,
वो क्या है, बौद्ध धर्म की एक रामायण हम मान के चले जिसका नाम है क्या है, महाभिभाषा। ये बौद्ध धर्म की क्या है, रामायण कहा जा सकता है, या इनको एक पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी कि ग्रंथों में उस समय कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो रचे गए थे, तो अगर हम बात करें सौरंद, क्या इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रफ करना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से हमें रफ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हम कुछ आगे की हम बात कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसको रफ कर लें, समझ में सभी को आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कौन सा वंश चल रहा है, कौन सा राजा चल रहा है और कैसे हम इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं। इसके खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, मरुत्तर काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है उसकी है क्या है, अगर हम बात करें किसकी, अश्वघोष की, तो अश्वघोष तो नहीं होगा, इन्होंने संस्कृत में क्या है, बुद्ध चरित्र है उसको लिखा। किसको, जो बौद्ध चरित्र है, और बौद्ध चरित्र है ना, बौद्ध चरित्र है सुरंद नंद है ना, ये पुस्तक हो गई है ना। तो इन्होंने इसको संस्कृत में क्या है, इन्होंने संस्कृत में लिखा है ना, सो संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में क्या है, इन्होंने उसको लिखा है ना, संस्कृत में लिखा है। एक और है क्या, सूत्रालंकार, तो इन्होंने इसको क्या है, संस्कृत में लिखा है। तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ तक की, तो यहाँ तक सभी को क्या है, समझ में आ रहा होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो कनिष्क के बाद क्या है, गद्दी पर कौन बैठा था, वशिक गद्दी पर बैठा था। इसके बाद क्या है, इसके बाद कि कुषाण वंश की इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, कुषाण वंश में इसके बाद अगला गद्दी पर कौन बैठा, तो वशिक बैठा। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, वशिक बैठा। और इन्होंने क्या उपाधि क्या धारण करी, उपाधि इन्होंने देव पुत्र, इन लोगों ने क्या है, उपाधि धारण करी। तो देवपुत्र ने यहाँ पर उपाधि धारण करी। तो आज के इस लेक्चर में आज हमने टोटल कवर क्या किया है, जो हमारा कुषाण वंश छूट गया था विदेशी आक्रमण में, जो फॉरेन इन्वेडर हैं, जो फॉरेन इन्वेंशन हैं, उनमें हमारा कुषाण वंश छूट गया था। तो कुषाण वंश हमने पूरा का पूरा आज कवर कर लिया है। क्या है, पूरा का पूरा आज हमने कवर कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मौर्योत्तर काल में क्या बचा है, मौर्योत्तर काल में सामाजिक स्थिति बची है, व्यापारिक स्थिति, या इसी को हम कहते हैं आर्थिक व्यवस्था बची है, सामाजिक व्यवस्था बची है। मौर्योत्तर काल के बाद क्या क्या बचा है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और मौर्योत्तर कला। क्या क्या बचा है, मौर्योत्तर कला। इसको हम अगले वीडियो में
समाप्त कर देंगे और इसको समाप्त करने के बाद फिर एक नए वंश की स्थापना होगी। क्या है? एक नए वंश की ओर जाएंगे, एक नया वंश हम पढ़ेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक समय दे दिया जाए हिस्ट्री का, ताकि क्या है डेली हिस्ट्री की क्लास चलती रहे और एक छोटा छोटा टॉपिक को हम उसको निपटाते रहें। तो हम बात करें तो सुबह 8 बजे हिस्ट्री की क्लास का समय हम आप लोग बताना कि कैसा रहेगा, कि हम इसको 8 बजे कर सकते हैं कि नहीं। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु और मजा लीजिए आनंद स्टडी का।